वबरकातुहू। जनाब, कल हमने काइनेटोमिक्स के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। हमारे पास अब यहाँ आज हम डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आपको 5 में मिलेगा और बुक में हमारे पास था वो पेज नंबर बता देता हूँ आपको 218। ठीक है, 218 पर आपको एक हेडिंग लास्ट में नजर आएगी एफिनिटीज की। ठीक है, तो एफिनिटीज जो है वो हमारी विद हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। एक आयोनोडर्मेटा के बाद असल में हमारा ग्रुप शुरू होता है, यानी कि फाइलम शुरू होता है जो कॉर्डेट कहलाता है। और कॉर्डेट से बीच में, कॉर्डेट और इकायोडर्मेट के बीच में एक और चीज आ जाती है जिसको हम हेमिकॉर्डेट कहते हैं। हेमी मीन्स होता है आधा, हाफ, जो 219 पेज नंबर पर आपको नजर आएगा, लेकिन हम अभी 218 पेज नंबर पर बात कर रहे हैं और एफिनिटीज की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर एफिनिटीज। एफिनिटीज क्या हैं? व्हाट आर एफिनिटीज? डिफाइन एफिनिटीज ऑफ इकायोडर्मेट्स। डिफाइन एफिनिटीज ऑफ इकायोडर्मेट्स विद हेमिकॉर्डेट। विद हेमिकॉर्डेट। ठीक है, तो एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलैरिटीज, यकसानियत। उर्दू में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है यकसानियत, एक जैसा नजर आने वाला। जैसे हम अपने किसी की बात करें, हम कहें कि जी ये अपने खाला या मामू या चाचा से मिलता जुलता है ना? तो मिलता जुलता है सिमिलर, या उसमें इतनी कम से कम नाक या मुंह या उसके हेड बिहेवियर वो मिलता जुलता है। तो एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमारे जो इकायोडर्मेटा हैं उनकी सिमिलैरिटीज हमें नजर आती हैं हमारे हेमिकॉर्डेट के साथ, कॉर्डेट के साथ भी नजर आती हैं। ठीक है, और हेमिकॉर्डेट से भी। तो हेमिकॉर्डेट का सवाल तो यूजुअली पूछा जाता है और कॉर्डेट का सवाल कभी कभी इत्तेफाक से पूछ लिया जाए तो पूछ लो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है जी, तो पहली जो हम हेडिंग लगाते हैं एफिनिटीज में वो है फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। इन बोथ ग्रुप्स द मेसोडर्म इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स व्हिच लाई क्लोज टू ब्लास्टोकोर। तो दोनों ग्रुप यानी इकायोडर्मेटा में और हमारे हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, दोनों के अंदर जो ब्लास्टोपोर के करीब सेल्स होते हैं वो मेसोडर्मल फॉर्मेशन करते हैं। मेसोडर्मल थर्ड जो जर्मिनल लेयर होती है ना, उसको फॉर्म करते हैं। जबकि दोनों में ड्यूटरोस्टोमी हमें एक जैसी नजर आती है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे इससे पहले जितने ग्रुप हैं इकायोडर्मेटा से पहले वो सब प्रोटोस्टोम्स हैं, और इकायोडर्मेट और कॉर्डेट आर द तो भी तो सभी यही ड्यूटरोस्टोम। कहते और ड्यूटरोस्टोम में क्या होता है? ड्यूटरोस्टोम में होता है कि ब्लास्टोपोर चेंज इनटू एनस ऑफ फ्यूचर, यानी कि जो एम्ब्रियो से एनिमल फॉर्म हो रहा है उसमें हैं। ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा। सीनियर। इनवर्टेब्रेट में इसके उल्टा होता है। कैसे? ये समझ में आने के लिए आपको डायग्राम देखनी होगी। ये देखिए, अब आपके सामने डायग्राम है, ये है प्रोटोस्टोम्स और ये है ड्यूटोस्टोम्स की। प्रोटोस्टोम में हम चलते हैं, ब्लास्ट्यूला बनता है, दोनों में बन रहा है। प्रोटोस्टोम में देखें, ब्लास्टोपोर में देखें, तो यहाँ पर अब मीजोडर्मल लेयर ये देखें, प्रोटोस्टोम में कहाँ है, उसके बिल्कुल बराबर में, और हमारे ड्यूटोस्टोम में ऊपर की तरफ चलेंगे। आर्चिंट्रॉन यहाँ भी बन रही है, वहाँ भी बन रही है, लेकिन वहाँ देखें सिलियोम नीचे की तरफ है और यहाँ सिलियोम ऊपर की तरफ आ गया।
और यही वजह है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो एनस फॉर्म कर रहा है, जबकि वहाँ नीचे वाला हिस्सा माउथ फॉर्म कर रहा है। ड्यूटोस्टोम में ऊपर वाला जो स्प्लिटिंग हो रही है वो माउथ फॉर्म कर रहा है, जबकि वहाँ इसके उलट एनस फॉर्म कर रहा है। तो ये प्रोटोस्टोम्स को डिफ्रेंशिएट एम्ब्रियोलॉजिकली इसी तरह से हमने किया है कि जनाब ये प्रोटोस्टोम्स हैं। ठीक है। मीजोडर्मल एक्सोस्केलेटन, जो इनके ग्रुप में एक्सोस्केलेटन नजर आता है, वो भी दोनों के दोनों ग्रुप यानी एकाइनोडर्मेट्स में और हेमिकॉर्डेट में मीजोडर्मल लेयर से बनता है, जबकि इनवर्टेब्रेट में एक्टोडर्मल लेयर, बाहर वाली जो लेयर होती है वही एक्सोस्केलेटन बनाती है। सवाल जो भैया ने पूछा है, पॉलीमॉर्फिज्म का जो क्वेश्चन है उसमें उसके साथ गैस्ट्रो, गोनो और डिक्टाइलोजॉइड को भी डिफाइन करना है। बिल्कुल जी, उसको भी एक लाइन में डिफाइन करना है, क्योंकि असल में तो वही है। ठीक है जी। इसके अलावा फोर्थ हम कंडीशन ये लिखते हैं कि हमारे हेमिकॉर्डेटा का लार्वा कॉल्ड टोर्नेरिया लार्वा। तो इसका लार्वे को आप टोर्नेरिया लार्वा कहते हैं, जबकि हमारा एकाइनोडर्मेट के लार्वा को आप बाइपेनेरिया लार्वा कहते हैं। मगर इन दोनों की शक्लें, इन दोनों की मॉर्फोलॉजिकल, इन दोनों का अगर केमिकल एनालिसिस किया जाए तो वो भी मिलता जुलता है, यानी मॉर्फोलॉजिकल भी, बायोकेमिकल भी और एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो भी आपको मिलते जुलते या रिजेंबल नजर आते हैं। और इनफैक्ट जब टॉर्नेरिया लार्वा मिला था तो साइंटिस्ट उसको किस में रख देते थे? बाइपेनेरिया में। क्यों रख देते थे? क्योंकि ये देखें आपके सामने शक्ल है, ये हमारा हेमिकॉर्डेटा का एक एनिमल है, हमारा हेमी, उसकी हम ओरिजिनल शक्ल भी देखेंगे भी आगे चलकर। और ये हमारी स्टारफिश यानी एक काइनोडर्मेट है। ये इसका बाइपेनेरिया लार्वा है और ये इसका बाइपेनेरिया टोर्नेरिया लार्वा। ठीक है, तो लार्वा की शक्ल आप देख लें, इसकी प्लेट्स, इसकी डेवलपमेंट ऑफ रिंग दोनों की तकरीबन यकसां सी नजर आती है। मोटा दुबला होना एक अलग बात है, लंबा छोटा होना, लेकिन हम वहाँ कद की या मोटाई की बात नहीं कर रहे होते। हम ये देख रहे थे कि उसमें कोई आउटर स्ट्रक्चर, कोई इनर स्ट्रक्चर कैसा, तो वो हमें एक जैसा ही नजर आ रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि जी ये दरअसल दोनों ग्रुप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रिजेंबल। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर हम कह दें कि जी हमारा इसका ताल्लुक कॉर्डेट से देख लें, तो कॉर्डेट्स में 3 पॉइंट हमें नजर आते हैं। पहला तो कॉर्डेट के एग्स और इकाइनोडर्मेट के एग्स दोनों की जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो बिल्कुल एक जैसे ही रेडियल क्लेवेज, क्लेवेज माने होता है एक निशान आ जाना, जैसे दीवार में निशान आ जाता है ना टूटने वाला, जब दरार पड़ती है तो उसको आप कहते हैं क्लेवेज, क्योंकि वो टूटी नहीं है अभी। टूटेगी तो अलग अलग हो जाएगी ना, 2 पीस अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी वो टूटी ना हो तो हम उसे क्लेवेज कहते हैं। तो इकाइनोडर्मेट्स के लार्वा जब फॉर्म होने लगते हैं, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, तो जो सबसे पहली स्टेज आती है क्लेवेज, वो रेडियल रेडियस से होती है। इसी तरह कॉर्डेट में कोई भी एग्स अगर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स का आप ले लेंगे तो उसमें भी ऐसा होगा। बेटा टेस्ट जो भी आपका है ना, हफ्ते को जो टेस्ट आ रहा है वो तो आप को याद रखिएगा। हफ्ते के टेस्ट का आपको कंफर्म जो है वो आप नीचे कॉल करके अपने सर सुहेल से मालूम कर लें कि वो टेस्ट है या नहीं है, और नहीं है या है कब है, ये डिटेल वो बताएंगे आपको। और बाकी उसमें सिलेबस मैंने कल भी परसों भी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि चैप्टर 10 का स्टार्ट से लेकर और आर्थ्रोपोडा तक जितना हमने पढ़ा था वो एमसीक्यूज के लिए भी है और वही हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी है।
4 रीजनेबल क्वेश्चन आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मोलस्का नहीं होगा मैं बच्चे, मोलस्का नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा था। इसकी ड्यूट्रोस्टोमी और कॉडेट की ड्यूट्रोस्टोमी दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही तरीका होता है और कॉडेट में भी वही तरीका है जो हेमिकॉडेट में था, इसलिए दोनों की ड्यूट्रोस्टोमी सेम है। मेसोडर्मल स्केलेटन, बोथ हैव अ मेसोडर्मल स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन बनता है, जो इसमें हड्डियां शामिल हैं, उनमें भी हमारे मेसोडर्मल स्केलेटन से, जो मेसोडर्मल लेयर से स्केलेटन जब फॉर्मेशन तेरी होती है, 7:30 पर स्टार्ट जबकि होती है, यहाँ तेरी पर देर भी से क्यों ऐसा ज्वाइन करती है? ठीक है। और ये ठीक है, अच्छी कॉमन तरह है कोई चमाटे हमारे तो पौने 8 बजे स्टार्ट मीसोपॉडेट होगी में भी, क्लास। हम तो हायर एनिमल्स हैं, लेकिन लोअर 8:30 बजे की कॉडेट्स वगैरह स्टार्ट आते हुई। हैं तो वहाँ पर डिप्ल्यूरा जो स्ट्रक्चर है, उस तरह के हमारे हेमिकॉडेट और कॉडेट्स और इकानोडर्मेट का स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है जी, जी अब चलें आगे, और आगे हम अपने, ये कहाँ जा रहा है भाई, पीछे क्यों जा रहे हैं, आगे बढ़ें और आगे बढ़कर हम ये देखें, ये है हमारे हेमिकॉर्डेट। ठीक है, ये लैब में रखा हुआ है आपके पास, हमारे अपने कॉलेज में भी, और ये हमारा हेमिकॉर्डेट है। तो इसमें 3 बॉडी के पार्ट्स आपको, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 हिस्से आपको नजर, ये लाइव हमारा ओरिजिनली और ये प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जो हमारा हेमिकॉर्डेट है, इसके कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने ले आते हैं, ताकि पेज नंबर 209 पर आपको नजर आएगा। अच्छा, देख लेता हूँ भाई, हमजा कहाँ है, हमजा को म्यूट कर दिया जी, बिस्मा को भी म्यूट कर दिया। ठीक है जी, तो हेमी मीन्स हाफ, आधा, और कॉर्डेट मीन्स कॉर्ड, जो नर्व कॉर्ड होती है वो। अब इनकी हैबिटेट हम देखते हैं तो दे आर मैरीन एनिमल्स, सिर्फ मैरीन समंदरों में मिलेंगे, और दुनिया के तकरीबन हर जो समंदर है वहाँ आपको मिल जाते हैं। इट लिव्स इन शैलो कोस्टल वाटर इन सेल्फ एक्सक्रीटेड यू शेप बोरो इन द बॉटम सैंड। तो ये आमतौर पे शैलो वाटर में मिलते हैं। शैलो कोस्टल वाटर, जो हमारा समंदर के साहिल वाला जो पानी होता है ना, उसमें रेत असल में मिक्सअप हो रही होती है। जब वो, आपने भी देखा होगा जब आप सी व्यू वगैरह जाते हैं, तो जो वेव्स आ रही होती तो उनके साथ रेत मट्टी भी होती है, तो उसको हम शैलो वाटर कहते हैं। तो उसमें मट्टी के जगह पर ये आमतौर पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं और ये रेत में बिल बनाते हैं यू शेप की। यू शेप का मतलब है कि इनकी एक ओपनिंग सामने तो क्लोजिंग भी सामने है, तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये अंदर यहाँ से गया है कि यहाँ से गया। यू शेप की इनकी होती है। दे में बी सॉलिटरी और कॉलोनिकल। सॉलिटरी का मतलब होता है अलग अलग, अकेले अकेले रहने वाला, सिंगल सिंगल होता है ना। बहुत सारे हम में से भी लोग ऐसे हैं, इंसानों में से भी, जो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, मिलना जुलना काम होता है, तो हम उसे सॉलिटरी कहते हैं। और कॉलोनिकल, जो कि एक जगह ग्रुप बनाकर रहना पसंद करें, उनको आप कॉलोनिकल एनिमल्स कहते हैं। तो इनमें दोनों टाइप के एनिमल्स हमें नजर आते हैं। शेप एंड साइज सिलेंड्रिकल है और वास शेप, वास जो वो होता है ना, गुलदान जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उस तरह का है। और बहुत छोटे से फ्यू मिलीमीटर से लेकर 350 सेंटीमीटर लेंथ तक हमें नजर आते हैं, जैसे भी हमने आपको दिखाया, 350 सेंटीमीटर तक है। और हमारे पास भी, यानी हमारे समंदरों में भी, ठट्टा मनोरा के साइड पर भी आपको नज़र आता है बेलानो ग्लॉसस
जो कि 1.5 मीटर तक का, 1.5 मीटर का मतलब है तकरीबन 4.5-5 फीट, ठीक है। तो ये भी इसी तरह का हमें नज़र आता है और इसकी सबसे मैक्सिमम मेलानोग्लॉसस जो है वो बहुत बड़ी साइज में। सिमेट्री और सेगमेंटेशन, दीज एनिमल्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, और इनमें सेगमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। प्रॉपर बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल इन विच म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो इनकी जो बॉडी वॉल है बाहर, उसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं, इसलिए चिपचिपे या लेजार होते हैं, जिनमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वो ग्लैंड स्लाइमी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ताकि उनके ऊपर एक लेजार सा कवर चढ़ा रहे और वो किसी भी हाल में खुश्क ना हो पाए, या कोई भी अगर दूसरा एनिमल इनको हाथ लगाता है, हाथ लगाने से मुराद है कि पकड़ना चाहता है, तो वो अजीब सा उसको फील होता है। जैसे ना कोई शिकारी हो, तो शिकारी को अपने शिकार करने के लिए ज़रा एक मुंह से उसको काटना है, तो मुंह पर अब लेसदार माया लग जाएगा, तो शिकार नहीं करेगा इसका। तो बॉडी सॉफ्ट होती है, डिविजिबल इनटू, मैंने भी आपको दिखाया था शक्ल उसमें, प्रोबॉक्सिस और कॉलर और ट्रंक, 3 हिस्से हमें इसकी बॉडी के नजर आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द माउथ इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोबॉक्सिस एंड कॉलर। तो माउथ इनका इन दोनों के बिटवीन नजर आता है, ऊपर नहीं होता माउथ। Alimentary canal is a straight tube divided into 4 regions: buccal tube, pharynx tube, esophagus tube, intestine tube। तो नालियाँ हैं, नालियों को हमने, चूँकि उनका अलग अलग उनका लोकेशन है, इसलिए उनके नाम आपने अलग रख दिए। जैसे हमारा स्टमक होता है, हमारे पास फेरेंक्स होता है गले में, जहाँ से खाना बक्कल कैविटी से इन हो रहा है। मुंह का इनर साइड आपका बक्कल कैविटी कहलाता है, फिर फेरेंक्स आता है, फिर एसोफेगस आता है, फिर स्टमक और इंटेस्टाइन आती है। तो इसी तरह इनके भी हमने पार्ट्स, लेकिन वो ट्यूब की तरह ही है, सीधी नालियों की तरह, तो इसलिए हमने उनको बक्कल ट्यूब, फेरेंक्स ट्यूब, एसोफेगस ट्यूब या इंटेस्टाइनल ट्यूब कहते हैं। Excretion by single proboscis gland of glomerulus connected to blood vessel। तो इनके पास जो है ना सिंगल, जो हमारे वहाँ प्रोबॉसिस पर अगली जानिब बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं, वहीं से ये एक्सक्रीशन का काम भी कर रहा होता है। और उनका पूरा नेटवर्क यानी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ग्लोमेरुलस कनेक्शन, यानी प्रोबॉसिस जो ग्लैंड है वहाँ से कनेक्टेड होता है। तो ब्लड में से जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकल जाता है। रिप्रोडक्शन इनमें ज़्यादातर सेक्सुअली हमें नज़र आती है, और यूजुअली सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होती हैं, लेकिन गोनीड्स 1 to several पेयर्स होते हैं। गोनीड्स यानी कि टेस्टीज हैं तो वो भी ज़्यादा होंगे, ओवरीज हैं तो वो भी एक पेयर नहीं होगा, ज़्यादा। फर्टिलाइजेशन बहरहाल इनकी एक्सटर्नली है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें नज़र नहीं आई, और बॉडी के बाहर ही एग भी दिए जाते हैं और उन पर स्पर्म मेल आकर डालता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्टली थ्रू अ फ्री स्विमिंग टॉर्नेडिया लार्वा। तो डेवलपमेंट में हमें इनडायरेक्ट का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एग से निकलने वाला एनिमल अपने एडल्ट की तरह नहीं है, बल्कि पहले उसकी शक्ल कुछ और होगी जिसे हम लार्वा कहते हैं, और देन फिर वो कन्वर्ट होगा इनटू एडल्ट। तो इसकी डेवलपमेंट भी हमें हेमिकॉर्डेट की भी लार्वल स्टेज के बाद ही नजर आती है, ठीक है। टॉर्नेरिया लार्वा हम इसे कहते हैं। तो ये हेमिकॉर्डेट के कभी कभी आपसे सब करेक्टर पूछे जाते हैं, और एक सवाल हमारा पूछा जाता है, जनाब कॉर्डेट राइट द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट। नोट कर लीजिए आप, और हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा उसी पर भी हमारा कॉर्डेट मौजूद होगा, पेज नंबर 219 पर कॉर्डेट फाइल और उसकी करेक्टर्स। ये करेक्टर कौन से? ये करेक्टर फंडामेंटल करेक्टर, बेसिक करेक्टर, बुनियादी करेक्टर कहलाते हैं, जिनकी अभी हम बात करेंगे। 3 बेसिक करेक्टर होते हैं। तो आपसे सिंपली पूछा था राइट द, या तो ये कहते हैं राइट द 3 फंडामेंटल करेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट, या कह देते हैं राइट द
फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट। और अक्सर बच्चे इसमें, जो हमारे अभी लास्ट ईयर, अब तो खैर हुए नहीं पेपर, जो उससे पहले पेपर हुए थे सप्ली के, तो उसमें बच्चों ने ये सवाल दिया था आपको कि आप फंडामेंटल कैरेक्टर्स लिखिए कॉर्डेट के, और बच्चे बड़ी जल्दी में या खुशी में कि भाई बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, और उसमें लिख देते हैं जी इनकी 2 आंखें होती हैं, 2 टांग होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 1 मुंह होता है, 2 कान होते हैं, ये लिख देते हैं। तो भाई कॉर्डेट के कैरेक्टर ये नहीं है, कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर कुछ और हैं, ठीक है, वो भी हम दिखाते हैं आपको। द नेम ऑफ दिस ग्रुप या फाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स कॉर्ड मीनिंग स्ट्रिंग और कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जस्ट लाइक एक, एंड आटा, कॉर्ड डाटा है ना, तो हम डाटा तो आगे पढ़ते हैं, आटा यहाँ पढ़ेंगे अगर सिंगल होगा। और बेरिंग मीनिंग उसकी ATA का मतलब है कि रखने वाला, तो कॉर्ड रखने वाला, इस फाइलम में कॉर्ड। 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं इसमें। नंबर 1, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। In all chordates, a hollow tubular fluid filled, उसमें लिक्विड भरा होगा, nerve cord runs along the longitudinal axis of the body। तो हमारी कोई भी कॉर्डेट की अगर आप बात करेंगे तो कॉर्डेट में एक हॉलो ट्यूब्यूलर, ट्यूब नाली है ना, जिसमें फ्लूइड फिल्ड हो, लिक्विड भरा हुआ हो, और ये नर्व के तौर पे काम करती है। नर्व किसे कहते हैं? जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये मौजूद होगी लंबाई के तौर पर, ठीक है। जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड एंड यूजुअली एक्सपेंड एंटीरियरली एज अ ब्रेन। बिल्कुल नोटोकॉर्ड के साथ साथ डॉर्सली मौजूद है, और आगे हायर एनिमल्स में ये एक्सपेंड होकर ब्रेन बना देते हैं। इन द ग्रुप क्रेनिएटा इट बिकम डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारे क्रेनिएट्स हैं और एक क्रेनिएट्स हैं, उनमें डिफरेंस हम करते हैं आगे, और क्रेनिएटा और एक क्रेनिएटा हमारे कॉर्डेटा का ग्रुप है। तो क्रेनिएटा वाले जो ग्रुप के एनिमल्स हैं, उनमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है। क्रेनिएटा हम कहते हैं क्रेनियम बेरिंग, ऐसे एनिमल जिनमें क्रेनियम हो। क्रेनियम कहते हैं ब्रेन बॉक्स को, यानी हम आम जुबान में कहें तो स्कल। तो जो स्कल वाले एनिमल्स हैं कॉर्डेट के, वो हम अलग पढ़ते हैं, और बगैर स्कल वाले भी होते हैं कुछ एनिमल, उनको हम एक क्रेनिएटा पढ़ते हैं, वो अलग बात करेंगे आपसे। तो बहरहाल हमारे जो क्रेनिएटा जिनमें स्कल मौजूद है, उनमें ये हॉलो नर्व कॉर्ड आगे चलकर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना देती है, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर नोटोकॉर्ड का। नोटोकॉर्ड इज एलोंगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। नोटोकॉर्ड है लंबी रॉड की तरह, और कार्टिलेजनस होनी चाहिए, कार्टिलेज से बनी होती है, और बॉडी की लंबाई के साथ साथ पूरी चलती है। इट इज प्रेजेंट इमीडिएटली बीनीथ द नर्व कॉर्ड एंड जस्ट अबव द डाइजेस्ट। तो ये हमारा जो ये नर्व कॉर्ड है ना, इस नर्व कॉर्ड के नीचे और डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर ये हमारे नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं। अभी मैं ड्राइंग में भी दिखाता हूँ। इट परसिस्ट इन अ फ्यू कॉर्डेट थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ कॉर्डेट में ये पूरी जिंदगी इसी हाल में रहती है, कार्टिलेजिनस रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम इट इज सराउंडेड एंड रिप्लेस्ड बाय अ वर्टेब्रल कॉलम। याद आया वर्टेब्रल कॉलम? तो हमारे अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो क्या बना दिया उसने? उसने बना दिया वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। और जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं इनिशियली, उनमें नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल ही रहती है, कार्टिलेज की बनी रहती है, हड्डियों की नहीं बनती। तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जिस तरह से आपने अपनी मछलियों में देखा, जो मछली खाते हैं तो उसके साइड में गिल्स होते हैं, तो वो
गिल स्लिट कहलाते हैं, जो ऊपर कवरिंग है ना, ओपर्क्यूला जिसे आप कहते हैं। तो हमारे हर कॉर्डेट में किसी ना किसी स्टेज पर, इन ऑल द कॉर्डेट अ सीरीज ऑफ पेयर्ड lateral gill cleft or gill slits perforated through the pharyngeal wall of the gut behind the mouth. माउथ के यहाँ पीछे साइड में हमारे भी गिल्स थे। कब थे? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। These gill slits term as pharyngeal, branchial, vesical, cleft और pouch। इनको इनके अपने थोड़ी सी लोकेशन आगे पीछे हो जाती है तो हम इनका नाम बदल देते हैं। फेरेंजियल फेरेंस के पास हो, ब्रेंकियल थोड़ा सा नीचे ब्रोंकियाई के पास हो, और विसरल उससे और नीचे हो, या फिर हम उसको पाउच। तो हमारे किसी भी कोई भी एनिमल, कौन सा कॉर्डेट, उसमें फेरेंजियल गिल जरूर होंगे। अब जैसे हम है ना, बच्चे यहाँ सवाल पूछेंगे सर हम में तो नहीं है गिल स्लिट्स, तो हम में कब हुआ? जब हम फॉर्म हो रहे थे इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियोनिक, अगर उस वक्त हमें देखा जाए, चेक किया जाए, तो हमें वहां गिल्स नजर आते हैं। ठीक है। इन प्रोटोकॉर्डेट एंड लोअर एक्वेटिक वर्टेब्रेट द गिल स्लिट फंक्शनली थ्रू आउट लाइफ। अब जो समंदर में रहने वाले हैं या दरिया में रहने वाले हैं या पानी में रहने वाले वर्टेब्रेट्स हैं, मछलियां हैं, है ना, उनमें गिल स्लिट्स और गिल्स थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे। लेकिन बट इन हायर वर्टेब्रेट्स they disappeared or become modified in adult with the acquisition of pulmonary respiration। ये बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन की लंग्स बना लेंगे, या कोई और ऑर्गन बनाना है तो वो बना लेंगे, लेकिन गिल्स अगर नहीं बचे जरूरत के मुताबिक। ये एक आपके सामने डायग्राम है, और ये वो डायग्राम है जिसमें हम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली तो हमारे पास जो है वो अभी आगे चलकर हम एनिमल एम्फिऑक्सिस पढ़ेंगे, उसकी शेप भी ऑलमोस्ट ऐसी है, लेकिन ये डायग्राम हमने किसी और मकसद के लिए बनाई है। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए डोर्सल नर्व कॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, फिर दूसरी नोटोकॉर्ड। तो ये हमारी डोर्सल नर्व कॉर्ड, सही। और डोर्सल नर्व कॉर्ड क्या है? बिल्कुल ऊपर से गुजर के जा रही है और थ्रू आउट द हेड टू टेल, और उसके नीचे नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड के नीचे ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स होंगे। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपको ऐसे दिखाने के लिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि नोटोकॉर्ड बिटवीन द डोर्सल हॉलो एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दोनों के बीच में होती है। फिर ये आ गए जी फेरेंजियल गिल्स या फेरेंजियल पाउच। बाकी कुछ भी हो या ना हो उससे हमें नहीं, ये तीन चीजें कॉर्डेट की निशानी है। अब कुछ एनिमल्स में हमने कहा कि नोटोकॉर्ड इसको पकड़कर, यानी जो डोर्सल हॉलो कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, उसके ऊपर कार्टिलेजिनस बन जाती है, कुछ पर ये बोनी हो जाती है, बोन्स की बन जाती है, तो बोन्स की बन गई तो वर्टेब्रल कॉलम बन गया। और कुछ एनिमल्स में लाइक बर्ड्स हैं, हम हैं, मैमल हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो इनकी इनिशियल स्टेज में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको फेरेंजियल गिल्स नजर आते हैं, लेकिन ये जब एडल्ट हो जाते हैं तब हमें नजर नहीं आते। अब देखें ना, मछलियों में ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन एम्फीबियन में ये लार्वल स्टेज में तो गिल्स हैं फ्रॉग में, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो गिल्स नहीं नजर आएंगे। सही है ना? तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ साइकिल कैसी है, मगर मौजूदगी जरूर हो। तो ये तीन कैरेक्टर हैं, तो आप आंख, नाक, कान, मुंह, दो हाथ, दो टांगे, दो पाँव, ये ना लिखिएगा भाई। कॉमन कैरेक्टर कॉर्डेट में हम देख लेते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री एज यूजुअल, जैसे हमने आपसे कहा था कि हमारे जितने भी अब आगे एनिमल्स आएंगे तो कॉर्डेट के अब ग्रुप में मजीद क्लासेस भी बनेंगी, सबके सब बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, इनमें एक्टो, एंडो और मीजोडर्म तीनों लेयर्स मौजूद हैं।
ठीक है ना। सिलियोम इसमें ट्रू है, जिसको हम कहते हैं जी ये कॉल्यूमेट्स हैं। और कॉलमिक कैविटी यानी सिलियोमिक कैविटी बाय अ थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू कॉल्ड मेसेंट्रीज। तो अब अंदर बॉडी के जो ऑर्गन लगे हुए हैं ना हमारे, कभी अगर आपने बकरा ईद पे कुर्बानी के वक्त देखे हों, बकरे या गाय को ज़िबा करने के बाद जब आपको उसके ऑर्गन अंदर नजर आएंगे तो वो बाकायदा तौर पे डिफरेंट मेम्ब्रेन से उनका कनेक्शन होगा, जोड़े गए, ताकि वो हिले ना। तो उसे हम कहते हैं मिजेंट्रीज। ये तमाम के तमाम ब्यूटोस्टोम्स होंगे जनाब। डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा है, यहाँ पर माउथ भी है, एनस भी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में अलग अलग काम करने के लिए स्टमक और इंटेस्टाइन है, फिर इंटेस्टाइन की फर्दर डिविजन्स हैं। तमाम के तमाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ए सेक्सुअल कोई भी नहीं करेगा। कौन? कॉर्डेट। अब कॉर्डेट के ग्रुप्स हैं और इनका डिफरेंस भी हमारे सामने कभी कभी नजर आता है, बताते हैं अभी आपको। कॉर्डेट के ग्रुप में आती है बाहर की क्लासिफिकेशन। अगर हम कॉर्डेट की करें तो उनको हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप कहलाता है एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेट। ए माने होता है एब्सेंट, क्रैनियम हेड, सर जिसको मैंने कहा ना खोपड़ी, तो खोपड़ी के बगैर ये ग्रुप एक्रेनिएटा कहलाता है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स एनिमल्स विदाउट स्कल और क्रैनियम। क्रैनियम को हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स, इनमें ब्रेन बॉक्स नहीं मिलेगा, यानी स्कल नहीं मिलेगी, तो ब्रेन भी नहीं है प्रोमिनेंट, ब्रेन अच्छा डेवलप भी नहीं है, होगा तो सही थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं। नोटोकॉर्ड डज नॉट ट्रांसफर इनटू वर्टेब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड मौजूद है लेकिन वो इनकी थ्रू आउट लाइफ वर्टेब्रल कॉलम में चेंज नहीं होगा। सारे के सारे मैरीन हैं, छोटे, प्रिमिटिव और लोअर कॉर्टेक्स हैं। इनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ये है हमारे पास एनिमल, कौन सा है? यूरोकॉर्डेट। यानी हमने इसको एक रेनिएटा की एग्जाम्पल के लिए लिया। तो आप देख लीजिए इसमें अगर हम बात करें तो कोई भी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, सर वाला कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। साइफन है जहाँ से पानी यहाँ से अंदर आता है, यहाँ से बाहर निकलता है। ये एनस है, यहाँ पर हार्ट भी ये रहा जो पंपिंग कर रहा होगा। फेरेंजियल गिल्स, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये फेरेंजियल गिल्स हैं इसके, जहाँ से रेस्पायरेशन दे रहा। ठीक है। ये एम्फियोक्सिस जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, ये नर्व कॉर्ड है, पूरी सीधी जा रही। ये इसके गोनीड्स हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फेरेंजियल गिल्स हैं, नर्व कॉर्ड है। ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारा क्रैनिएट है। जाहिर बात इसमें क्या होगा, स्कल मौजूद है यानी क्रैनियम मौजूद है और ब्रेन बहुत अच्छी तरह डेवलप है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम, और एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, हायर कॉर्डेट जितने आपके हैं जिनमें आपका पूरा वर्टेब्रेटा आ जाता है, फिशेस से लेकर मैमल तक, वो सब इसी में। तो आपसे से डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि मैंने क्या लिखा है, 4 डिफरेंस आपके सामने दिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन ए क्रैनिएटा एंड क्रैनिएटा। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं आपके पास क्रैनिएटा का और ए क्रैनिएटा। हो गया नोट? चलिए आगे चलें और अब हम बात करते हैं ए क्रैनिएटा का। ए क्रैनिएटा में हम पहला ग्रुप जो हमने आपसे कहा था कि ए क्रैनिएटा में 2 ग्रुप बना दिए, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। यूरो टेल, दुम। ठीक है, यूरा, यूरो का मतलब है टेल, दुम। कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि इन एनिमल्स की जो
यानी कि नर्व कॉर्ड है वो कहाँ है, सिर्फ दुम तक के हिस्से में, आगे तक नहीं है। कॉमनली हम इसे सी स्क्वर्ट या ट्यूनिकेट कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 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 कहाँ गया जनाब, पेज नंबर 220, 220 के नीचे आपके लिखा है सब फाइलम यूरोकॉर्डेट। यहाँ पर सवाल लिख लीजिएगा, वाई यूरोकॉर्डेट also called tunicata या tunicates. Why Eurochordates are also called tunicates. ठीक है, तो स्टार्ट में पैराग्राफ के आपके लिखा हो लाइन में देख लीजिएगा, यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा बिकॉज देयर बॉडी इज इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड ट्यूनिक. They are all marine and mostly sessile. The tunic is provided with two openings, an incurrent or buccal siphon and an excurrent or atrial siphon. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखें। ठीक है, तो ट्यूनिक जो होती है वो इसकी बॉडी कैविटी होती है जिसमें दो साइफन मौजूद होते हैं, अभी डायग्राम में हम देखते हैं। हैबिटेट इसका डेफिनेटली ये समंदरों में ही मिलेगा और किनारे से लेकर बहुत गहरे पानी तक हमें नजर आता है। सेसाइल होता है, कुछ इक्का दुक्का फ्री लिविंग भी है। ट्यूनिक और टेस्ट, द नेम ट्यूनिकेट इज सजेस्टेड बाय द यूजुअली टफ नॉन लिविंग ट्यूनिक और टेस्ट, ट्यूनिक को हम टेस्ट भी कहते हैं, that surround the animals and contain cellulose, protein, various salts. It is secreted from the epithelium layer. तो ये इन्होंने अपनी बॉडी को, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी होती है तो अपनी बॉडी के ऊपर इनके कवर मौजूद होता है जो कि एक हॉल के तौर पर या ट्यूनिक के तौर पर काम करता है और इसीलिए हम इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। बॉडी शेप सॉलिटरी है, एस्किडियंस आर यूजुअली स्फेरिकल, या तो गोल होंगे या सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स बिलो द बॉडी वॉल एपिथेलियल हेल्प टू चेंज द शेप ऑफ द एडल्ट ट्यूनिकेट। तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं और वो इनकी अपने एडल्ट बनने की सलाहियत और एडल्ट में अपनी शक्ल बदलने की सलाहियत को कंट्रोल कर रहे हो। साइफन जो अभी हमने बात की, इन करंट और आउट करंट, तो ये ओरिजिनली जो पिक्चर है वो आपके सामने बनी है, ये भी देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो ये दो साइफन नजर आ रहे हैं, दो सुराख, इसमें भी देखें एक ये सुराख है एक ये सुराख है। तो एक कहलाता है इन करंट साइफन, दूसरा कहलाता है एक्स करंट साइफन, बाहर निकलने वाला पानी यहाँ से अंदर आता है और वो हम उसको बक्कल साइफन भी कहते हैं। और वाटर सर्कुलेशन जो हो रही है यानी अंदर आ रहा है बाहर निकल रहा है, इसी की मदद से ये अपनी खाना या ग़िज़ा को पूरा कर रहा है। तो ये सर्कुलेशन चलती रहती है, यहाँ से अंदर आता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। प्रीवियसली स्लाइड में इसकी, ये स्लाइड में ये डायग्राम बनी है, इसमें आप देख सकते हैं इंटीरियर ओरल सकर या ओरल साइफन। तो यहाँ से पानी इन होगा, बाकायदगी से टीथ भी लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं जो कि अगर कोई और मटेरियल आ जाए तो उसको पीसने का काम करेंगे और फिर ये जो खाने का मटेरियल है वो इस ट्रैक से गुजर कर डाइजेस्टिव ट्रैक में दाखिल होगा जो कि नीचे ही स्टमक के तौर पर आपको नजर आ रहा है। फिर इसमें ओवरीज भी नजर आ रही हैं, टेस्टीज भी नजर आ रही हैं, तो ये क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा। तो ट्यूनिकेटा जो है वो हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम चलें आगे थोड़ा सा और
और एक रेनिएटा का दूसरा, अभी पहले हम नर्वस सिस्टम की बात करें ट्यूनिकेट्स में। नर्वस सिस्टम ऑफ ट्यूनिकेट्स इज लार्जली कन्फाइंड टू द बॉडी पार्ट। इनकी बॉडी में भी आपको वो ब्रांचेस नजर आ रही है बॉडी पे बाहर ब्लू कलर की, तो वो पूरी बॉडी के ऊपर फैली हुई नर्व प्लेक्सस बनाती हैं, और इनमें सिंगल गैंग्लिया मौजूद है। गैंग्लिया तो बताया था मैंने पहले भी, गैंग्लिया इज द कंसंट्रेटेड मास ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो अब ये ओरल के पास भी होंगे डिफरेंट जगहों पर जहाँ जहाँ सेंस है इनकी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि ओरल के पास इसलिए खाना भी तो सेंस करना खाना क्या है और आ क्या रहा है। भूख तो नहीं लग रही ना, लेकिन खाने का अंदाज़ा तो पता तो होना चाहिए कि आया क्या है, और फिर उसे हम खाएं भी कि नहीं खाएं, तो इसलिए वहाँ पे भी सेंसर लगे होते हैं। Atrium, the most obvious internal structure of the urochordate, are very large pharynx. तो इनमें जो है pharynx बहुत बड़ा नजर आता है हमें। जो pharynx की कैविटी है उसे कहा जाता है एट्रियम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूनिकेट कंटिन्यूस फ्रॉम द pharynx and end at the anus नियर द एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन कौन सा, वो जो बाहर निकल रहा था छोटा वाला, उसको हम कहते हैं एट्रियल साइफन, और जो इनकरेंट वाला था उसको हम कहते हैं बक्कल साइफन। फीडिंग ट्यूनिकेट्स आर फिल्टर फीडर, सबसे बड़ा फिल्टर फीडर है। और फिल्टर फीडर हमने कहा था कि पानी को साफ करने वाला, पानी में जितना कचरा मौजूद है उसको साफ करने वाला। तो रिमूविंग प्लैंक्टन फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द pharynx ड्यूरिंग फीडिंग सेल्स ऑफ वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव कॉल्ड द एंडोस्टाइल। तो इसके जो अंदर वाले साइफन है उसमें एंडोस्टाइल फॉर्म और म्यूकस शीट चिकनाहट बनाते हैं। आपकी म्यूकस बनता तभी तो खाना खा सकते हैं हम, वरना अगर म्यूकस ना बन तो खाना कैसे खाएंगे। Cilia move the mucus sheet dorsally across the pharynx into the esophagus। तो वो मूवमेंट करते हैं, सीरियली मूवमेंट होती है, और वो म्यूकस शीट की मदद से, चिकनाहट की मदद से अपने खाने को फेरेंक्स की तरफ धकेलते हुए एसोफेगस में भेज देते हैं। वरना वो पानी की मदद से क्या होगा, पानी एक जगह से आया दूसरी जगह से जा रहा है, पता चला खाना फिर बाहर निकल गया। दे हैव अ टेडपोल लाइक लार्वा, इनमें टेडपोल की तरह लार्वा नजर आता है। इन द टेल ऑफ लार्वा नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। दुम में देखेंगे तो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों दुम में हमें नजर आती है। दीज स्ट्रक्चर आर लॉस्ट ड्यूरिंग retrogressive metamorphosis when larvae change from a free swimming stage to sessile adult stage। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वा जो है वो अपनी शक्ल को चेंज करता है, लेकिन फ्री स्विमर ही रहता है, और फ्री स्विमर फिर अगली स्टेज में जाकर अपने आप को थर्ड टाइप में यानी सिसाइल एडल्ट में बदल देता है, और फिर ये अपनी जिंदगी को एक जगह गुजार। Retrogressive metamorphosis, the process in which larva loses its some character, is called retrogressive metamorphosis। तो आपने देखा लार्वा हमारे इंसेक्ट का, तो वो बटरफ्लाई से अंडा दिया, अंडे से लार्वा निकला जो बिल्कुल कैटरपिलर है, और कैटरपिलर बिल्कुल चेंज होकर प्यूपा बना लेता। लेकिन ये क्या करेगा, ये प्यूपा नहीं बनाएगा, बल्कि ये लार्वा चलते फिरते अपने कैरेक्टर्स को लॉस करता जाएगा ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम होता जाएगा। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैनी स्पीशीज ऑफ हर्डमैनिया आर फाउंड इन अवर सी। हर्डमैनिया हमारे अपने समंदरों में, यानी कि हमारा जो है ना ये सी व्यू और दूसरी जगह आपको तो नज़र नहीं आएगी, कोई आप तो थोड़ा सा ज़्यादा किनारे पर हैं, लेकिन आगे जाएं तो जो कोस्टल एरिया का डेप्थ होती है, जहाँ इनर साइड पर एनिमल्स हैं और रॉकी एरिया, वहाँ पर आपको ये मिलेंगे।
तो ग्रुप ए क्रैनिएटा का दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलो मीन्स क्या होता है? सेफेलो मीन्स होता है हेड, सर, और कॉर्डेट का मतलब वही कॉर्ड। इनकी कॉर्ड कहाँ तक है? हेड तक है, सर तक है। उनकी कॉर्ड कहाँ तक थी? सिर्फ टेल में थी। तो इनकी कॉर्ड हेड तक आ गई, ठीक है। तो यूँ कह लेंगे पूरी है। लेकिन ये एनिमल अभी भी बहुत सिंपल है। दे आर कॉमनली नोन एज एम्फिऑक्सिस। हम इसे जनरली एम्फिऑक्सिस कहते हैं। एम्फी मीन्स वही डबल, डबल नेचर वाला। ऑक्सिस मीन्स शार्प, तीखा, जैसे लेंसिट होती है ना। अगर आपने देखा पिंच बोलते हैं ना, वो जो जब हम शुगर वगैरह या ब्लड टेस्ट करवाने जाएं, ड्रॉप देना हो, तो एक लेंसिट होती है उनके पास, उसकी मदद से पिंच हो जाती है, शार्प होती है। तो ऑक्सिस मीन्स होता है शार्प। इनका हैबिट और हैबिटेट में ये भी मैरीन है बिल्कुल। कोई भी हमारा मीठे पानी में नहीं मिलेगा जो एक रैनिएटा। शैलो वाटर में वही ब्रैकिश या सॉल्टी वाटर में मिलेगा, सैंडी कोस्ट में, और बिल बनाकर रहेगा वही मट्टी के अंदर। लेकिन इनकी बिल यू शेप की नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इनकी जो यानी कि बिल है वो दरअसल अलग स्टाइल की होती है। Sand in an upright condition with only the interior protruding above the sand. इनका सिर्फ एक हिस्सा अपना सैंड से बाहर निकला हुआ नजर आएगा, बाकी सब सैंड के अंदर छुपा लेंगे। शेप एंड साइज इलोंगेटेड है, लेटर फ्लैटेंड है, पतली चपटी और ट्रांसपेरेंट मछली की तरह ही नजर आती है हमें, लेकिन मछली नहीं होती, और 5 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। Notochord, rod-like extending from head to tail, hence the name cephalochordate। तो इनकी नोटोकॉर्ड जो है वो सर से लेके दुम तक है, इसीलिए हमने इनको cephalochordate का सर वाला। नर्व कॉर्ड इसमें होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड मौजूद है, वो बदलेगी नहीं, वो एज इट इज रहेगी और सॉफ्ट रहेगी। फेरेंजियल गिल्स इसमें मौजूद हैं, वॉल्स ऑफ द फेरेंक्स perforated by 150 to 200 pairs of closely and obliquely set opening called gills। तो बहुत बारीक बारीक से होंगे, और 150 से लेकर 200 तक हमें पेयर्स इसमें नजर आती है। ये देखें, अब ऐसा लग रहा है कि मछली ही है ना, बारीक सी छोटी सी, लेकिन ये बगैर सर, इसमें हेड नहीं। ये इसका बैक का एंड है जहाँ से ये एग लेइंग करती है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रही है। ये गोनीड्स हैं, इसके नीचे जो लाइन नजर आ रही है इसमें गोनीड्स हैं, टेस्टीज अगर ये मेल है, और अगर फीमेल है तो ओवरीज, ठीक है जी। अच्छा, ये ग्रुप ए क्रैनिएटा में अब हम इसकी और मजीद बात करें तो इसमें ओरल हुड्स नज़र आते हैं, जो भी आपने देखी थी हमारी एम्फिऑक्सिस। और ये ओरल हुड्स सेफेलोकॉर्डेट्स में सिलिएटेड भी होते हैं, इसमें सीलिया भी लगे होते हैं, या फिंगर लाइक भी होते हैं प्रोजेक्शन, कॉल्ड सिराई हम उसको कहेंगे। और ये माउथ की तरह जो होल्डिंग करने वाले हैं, किसी चीज़ को पकड़ने वाले या उनको माउथ के अंदर डालने वाले, तो ये एज अ फीडिंग करने का काम करते हैं ओरल हुड्स। Excretion इनका मेटाबॉलिक वेस्ट आर एक्सक्रीटेड बाय सेगमेंटल अरेंज सीलिएटेड प्रोटोनेफ्रिडिया। हर सेगमेंट में इनके छोटे छोटे प्रोटोनेफ्रिडिया होंगे दैट ओपन इनटू द एट्रियम, और वो जाकर एक मेन नाली यानी एट्रियम में खुल रहे हैं। तो वो सारा वेस्ट एक जगह से होता हुआ फिर एनस के थ्रू बाहर निकलेगा, बॉडी से नहीं निकलेगा, बॉडी वॉल से नहीं निकलता अलग से, है ना, बल्कि एनस से ही निकलेगा। Phylogeny, it is generally believed that the cephalochordate amphioxus is similar to the primitive ancestor from whom the vertebrate evolved। ये हमारी कयास आराई कह लें आप इसको, या हम इस पर बिलीव करते हैं, हमसे मुराद साइंटिस्ट, कि जनाब ये जो एम्फिऑक्सिस है इसी से असल में दूसरे वर्टेब्रेट बने, और ये अपने वर्टेब्रेट की आबा व अजदाद।
ठीक है, ब्रैंकोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। ये और क्लोज करके आप देख सकते हैं, ये जो इसके माउथ या ओरल हिस्सा है जिसके ऊपर सिलिएटेड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं या ओरल हुड्स मौजूद हैं, ये इसको आप क्लियरली तौर पर गोनीड्स इसमें देख सकते हैं। ये इसका टेल का हिस्सा है, तो इसकी जो पूरी बॉडी के ऊपर वाली साइड से अंदर से नजर आएगा वो नर्व या होलो नर्व कॉर्ड। तो ये हमारा कहलाता है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस जनरली, और इस स्पीशी या इस स्पीशी कह रहा हूँ, इस जीनस का नाम जो है ब्रैंकोस्टोमा है। जनरली हम सारे ही सेफेलोकॉर्डेटा को एम्फियोक्सिस ही कहते हैं। ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट भी होते हैं कि आप इनकी बहुत ज़्यादा क्लियरली आर पार भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो हाँ, ये अब शुरू हो जाता है क्रेनिएटा, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्रेनिएटा को हम नेक्स्ट में शुरू करें।